बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, डे 4 सेशन 2। चैप्टर नंबर 14, 15, 16। इस एरिया को करने की अप्रोच और इस एरिया को किस तरह से हैंडल करना है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बताता चलूँ कि टैक्स के पेपर में ना पास होने की बहुत बड़ी रीज़न ये है कि स्टूडेंट इस एरिया को तैयार नहीं कर पाते, नहीं करते। हालांकि ये एरिया इतना मुश्किल नहीं है, बस थ्योरेटिकल है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि एक तरीके से हमारे साथ इसको देखें और करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से आप ये वाला एरिया कवर कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और फिर रिटेन कर सकेंगे। रिटर्न वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम शो करते हैं एफबीआर को, उसको रिटर्न कहते हैं। रिटर्न किसको जमा करवानी होती है? कंपनी, हर वो बंदा जिसकी इनकम टैक्सेबल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इनकम एफटीआर के तहत टैक्स होती है, या जिसको बोर्ड कह दे कि उसने रिटर्न जमा करानी है। यानी ये 5 लोग हैं जिनको रिटर्न जमा करवानी ही पड़ेगी हर हाल में। इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि लाजमी रिटर्न जमा कराएंगे, जिनके लिए भी रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है। जिसकी पिछले 2 साल से इनकम टैक्सेबल है, चाहे इस साल टैक्सेबल नहीं भी है तो वो भी रिटर्न जमा कराएंगे। जिनका लॉस आ गया और वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, अगले सालों की इनकम के साथ लॉस को एडजस्ट करना चाहते हैं, वो भी रिटर्न ज़रूर जमा कराएंगे। जिनके पास 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, कितना सर? 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, किधर? म्यूनसिपल लिमिट कैंट या इस्लामाबाद में, या फ्लैट है म्यूनसिपल लिमिट कैंट या इस्लामाबाद में, तो जनाब याद रखिएगा ये वाला बंदा भी रिटर्न ज़रूर जमा कराएगा। जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है रेटिंग एरिया में, वो भी रिटर्न ज़रूर जमा कराएगा। और जिसके पास 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है रेटिंग एरिया में, वो भी रिटर्न लाजमी जमा कराएगा। 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, एनटीएन बना हुआ है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन और बिल 5 लाख से ज़्यादा आता है, ये सारे लोग रिटर्न जमा कराएंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है और वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर है या ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर है, तो वो भी रिटर्न जमा कराएगा। अगर कोई इंजीनियर है और वो पीईसी का मेंबर है, तो वो भी रिटर्न जमा कराएगा। अगर कोई डॉक्टर है और वो पीएमडीसी का मेंबर है, तो वो भी रिटर्न जमा कराएगा। अगर कोई लॉयर है और वो बार काउंसिल पाकिस्तान या प्रोविंशियल उसका मेंबर है, तो वो भी रिटर्न ज़रूर जमा कराएगा। अगर कोई अकाउंटेंट है तो आईसीएमए या आईकैप का मेंबर है, वो भी रिटर्न लाजमी जमा करवाएगा। ये सारे लोग रिटर्न जमा कराएंगे। हर वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है और वो 3 से 4 लाख के दरमियान है, तो वो भी रिटर्न जमा करवाएगा। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, हर वो बंदा जिसकी फॉरेन इनकम और एसेट्स, जिसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है, वो भी रिटर्न जमा कराएगा। सर ये फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट किसको जमा करानी होती है? हर वो बंदा जिसकी इनकम $10,000 है, फॉरेन इनकम $10,000 है,
या जिसके फॉरेन में एसेट $1,00,000 या उससे ज़्यादा के हैं, उस बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ेगी और रिटर्न में शो करना पड़ेगा कि उसके फॉरेन में कौन कौन से एसेट हैं, कितने एसेट हैं, कितने ख़रीदे, कितने ट्रांसफ़र किए, सारी डिटेल। सर टैक्स वालों ने कहा है हमें पहले बता दो तुम्हारे बिजनेस अकाउंट्स कौन से हैं, बैंक अकाउंट बिजनेस में तुम्हारे कौन से हैं वो ज़रा बता दो ताकि हमें पता हो कि ये तुम्हारे बिजनेस अकाउंट है। अगर तुमने हमें अकाउंट ना बताया तुम्हारा बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा है और बाद में तुमने उसमें से खर्चा किया और हमें कहा कि ये एक्सपेंस है, अलाउड है, डिडक्शन होना चाहिए, तो हम वो वाली डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ उस बैंक अकाउंट में से खर्चा एज डिडक्शन अलाउ होता है जो FBR को डिक्लेयर किया हुआ होता है। सर अगर फ्लैट, प्लॉट और गाड़ी, इन 3 चीज़ों की मलकियत की वजह से आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ रही थी, तो टैक्स वालों ने कहा कि अगर मालिक विडो है, ऑर्फन बिलो 25 है, अपाहज है, यतीम है, बेवा है या नॉन रेजिडेंट, तो ऐसे बंदों को अगर उनके पास एक बच्चा है, उसकी उम्र 22 साल है, अबू उसके फौत हो गए हैं, उनके बाद 1800 सीसी गाड़ी थी, ये गाड़ी इसके नाम हो गई है, कमाता कुछ नहीं है। अब लॉ तो कहता है भाई 1800 सीसी की गाड़ी है, रिटर्न जमा कराओ। हाँ, अब यहां पर लॉ ने, मतलब असूल तो ये है, लेकिन यहां पर लॉ ने ऐसे बंदे को क्या दिया है, रियायत दी है। इनकम कुछ नहीं है और सिर्फ इस वजह से रिटर्न जमा करानी पड़ रही है कि तुम्हारे पास गाड़ी है या प्लॉट है या फ्लैट है, तो ना जमा कराओ। यानी अगर सिर्फ इस मलकियत की वजह से रिटर्न जमा करवा रहे थे, रिटर्न जमा करवानी पड़ रही है, तो आपको टैक्स वालों ने क्या कर दिया है, माफ कर दिया। और टैक्स वालों ने कहा है नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। सर जी मेरी बात समझ आ रही? अगर एक बेवा है वो 25 लाख रुपए साल का कमाती है, ये तो रिटर्न जमा कराएगी। वो बेवा जिसकी इनकम कोई नहीं है, सिर्फ फ्लैट उसके पास है, तो सिर्फ फ्लैट की वजह से उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ रही थी, टैक्स वालों ने कहा ना कराओ। फ्लैट, गाड़ी या प्लॉट की ओनरशिप की वजह से अगर आपको रिटर्न जमा करानी पड़ी है तो टैक्स वालों ने रियायत दे दी है। बेवा, यतीम जो 25 से कम का है, डिसेबल्ड जो अपाहज है या नॉन रेजिडेंट, इनको। सर किस बंदे के पास पावर है कि वो हमें आके के रिटर्न जमा कराओ? कमिश्नर के पास। कमिश्नर क्या कहेगा? कोई भी बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है कि इसे रिटर्न जमा करानी चाहिए थी, इसने रिटर्न नहीं जमा कराई, कमिश्नर उसको नोटिस देगा कि तुम रिटर्न जमा कराओ, फिर उसको उस नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। इब्राहिम भाई इसके विंग्स ना उस तरफ करवा दें, उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर पिछले 5 सालों में से किसी साल की रिटर्न जमा नहीं कराई तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि पिछले 10 सालों में से किसी साल के बारे में कह दे रिटर्न जमा कराओ, तो उसे रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। सर जी क्या ये बात पे की है आपने? अब जरा आगे देखिए, 5 साल की, पिछले 5 साल के बारे में कह सकते हैं, अगर 5 साल नहीं है तो 10 साल के बारे में कह सकते हैं। अगर उसकी फॉरेन इनकम और एसेट है तो फिर 5 और 10 साल की कोई टाइम लिमिट नहीं है। सर चलो ये तो समझ आती है, 1 साल की रिटर्न होती है,
कमिश्नर के पास ये पावर भी है कि किसी बंदे को कह दे कि 1 साल से कम की रिटर्न जमा कराओ, तो फिर उस बंदे को 1 साल से कम के पीरियड की रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम बाय द डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस फॉर पीरियड लेस देन 1 साल से कम के पीरियड की उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ सकती है अगर कमिश्नर कह दे। कमिश्नर ये क्यों कहेगा? अगर उसे पता चल जाए वो बंदा मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पैसे जमा कराने हैं, तो वो अगर वो बैंक करप्ट हो गया, अगर वो पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, अगर कोई और रीज़न, पास पेपर में सवाल आ चुका है कि क्या कमिश्नर किसी बंदे को कह सकता है कि 12 माह से कम की रिटर्न जमा कराओ, तो यहाँ से इसका जवाब देना था। सर टैक्स वाले तो इतने पक्के लोग हैं कि अगर कोई बंदा रिटर्न ना जमा कराए तो उसकी सिम बंद कर देते हैं। अब उन्हें तो पता है कि अगर आपकी सिम बंद कर दी तो आपके सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सिम बंद कर दी या बिजली और गैस बंद कर देंगे अगर आपने रिटर्न ना जमा कराई। तो वो कहता है रिटर्न नहीं जमा कराएंगे तो पावर्स ये भी हैं इनके पास, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए और टैक्स जमा करा दे तो फिर तो ये काम किया जा सकता है। लो सर, फिर तो बहाल कर देंगे सिम भी और ज़ाहिर बात है कनेक्शंस भी। मेथड ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। सर टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? एक फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, टैक्स जितना बनता है वो फीस जमा कराते हैं, और चौथे नंबर पे फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराते हैं। ये चारों चीज़ें जमा करवा दी तो समझिए रिटर्न जमा करा दी। रिटर्न कौन जमा कराता है? सर रिटर्न आप खुद जमा करा सकते हैं या आप ई इंटरमीडियरी के ज़रिए रिटर्न जमा करा सकते हैं। ई इंटरमीडियरी कौन होता है? जो आपसे हार्ड फॉर्म में कवायफ लेता है और उनको डिजिटलाइज करता है। प्रिंटेड फॉर्म में आपसे डॉक्यूमेंट लेगा और डिजिटलाइज करके एफबीआर को जमा कराएगा उस फॉर्मेट में जो एफबीआर के लिए एक्सेप्टेबल है। उसको ई इंटरमीडियरी कहा जाता है। जो बंदा भी रिटर्न जमा कराता है या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न जमा कराता है तो इसका मतलब होता है कि ये रिटर्न उसने खुद जमा कराई और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, अनलेस वो बाद में प्रूव कर दे कि ऐसा नहीं हुआ। रिटर्न जमा करा दी, क्या रिटर्न में तब्दीली हो सकती है? हाँ जी। कैसे होगी? आपने रिटर्न जमा कराई, आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई, रिटर्न तब्दील कर दें। हाँ जी, तब्दील हो जाएगी। 4 शर्तें। शर्त नंबर 1, आपने रिटर्न रिवाइज की है तो अकाउंट्स भी रिवाइज किए होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिवाइज किए हैं, जिस बेस पर रिटर्न रिवाइज किए हैं वो भी जमा कराएं। रीज़न ऑफ रिवीजन भी बताएं, कमिश्नर से अप्रूवल भी लें, और रिटर्न रिवाइज होने के नतीजे में याद रखना टैक्सेबल इनकम बढ़नी चाहिए और टैक्स लायबिलिटी कम होनी चाहिए। रिटर्न 4 बातें कही हैं। आप रिटर्न कब आप रिटर्न रिवाइज करने का क्या तरीका है? सर रिवाइज अकाउंट्स जमा कराएं, रीज़न ऑफ रिवीजन, कमिश्नर से अप्रूवल, और इनकम जो है रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में इनकम बढ़ रही होनी चाहिए और लॉसेस कम हो रहे होने चाहिए। ये 4 बातें हमने करनी है। क्या कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है? हाँ जी। लेकिन अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज कर दी तो कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कमिश्नर को अप्लाई किया, दरख्वास्त दी कि मुझे, अगर मैंने कमिश्नर को दरख्वास्त दी कि मुझे क्या कर दो, इजाज़त दे दो, तो क्या कमिश्नर इजाज़त दे देगा? अगर कमिश्नर इजाज़त दे दे फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कमिश्नर खामोश रहे और मैंने दरख्वास्त दी और 60 दिन हो गए कमिश्नर खामोश है और मैंने दरख्वास्त देकर ये कहा है मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है जिसके नतीजे में मेरी इनकम बढ़ रही होगी और लॉसेस कम हो रहे होंगे, तो समझा जाएगा कि कमिश्नर ने मुझे इजाज़त दे दी। अब बच्चे आमतौर पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, चूँकि 60 दिन का जिक्र 2 बार है। पहला 60 दिन यह है कि 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज की है तो कमिश्नर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा 60 दिन इसलिए है कि
आपने अगर कमिश्नर से इजाजत लेनी जरूरी थी, आपने कमिश्नर को दरखास्त दायर की, तो 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर का जवाब आ जाना चाहिए। अगर 60 दिन तक कमिश्नर का जवाब नहीं है और रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है, तो समझा जाएगा कि कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी। सर जी, मेरा पॉइंट पिक कर सकें, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जरा तैयार कीजिएगा। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। सर एक बंदा, आप खुद भी सोचें, सर किसी को क्या मसला है, अच्छा भला उस रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में वो कहता है इनकम बढ़नी चाहिए। अच्छा, मैंने अपनी इनकम लिखी हुई 10 लाख और मैं रिटर्न रिवाइज करके कहता हूँ मेरी इनकम है 12 लाख, क्यों? चुप करके बैठा रहूँ बस, ठीक है रिटर्न जमा हो तो गई है, मैं रिटर्न रिवाइज क्यों करूँगा? 3 वजूहत। या तो मैं बहुत ईमानदार आदमी और मैं वॉलंटियरली रिटर्न रिवाइज करता हूँ कि नहीं यार मेरी इतनी इनकम है, मैं भूल गया था, मैं रिटर्न रिवाइज कर देता हूँ और जितना इजाफी टैक्स है वो जमा करा दूँगा। इस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। केस नंबर 2, मैं रिटर्न कब रिवाइज करूँगा? जब मुझे टैक्स वाले नोटिस भेज देंगे कि अली इमरान तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी रिटर्न हम अब बहुत डिटेल से चेक करेंगे। मैंने उससे कहा 1 मिनट ठहर जाओ, खो मुझे अभी याद आया, मेरी एक इनकम थी जो मैं रिटर्न में शो नहीं कर सका। इस केस में मैं फौरन जो है वो अपनी उसके शो कोज नोटिस से पहले, ऑडिट के दौरान और शो कोज नोटिस से पहले अपनी रिटर्न को रिवाइज करूंगा। जितना टैक्स अब कमिश्नर कहेगा वो जमा कराना पड़ेगा, अलबत्ता 25% पेनल्टी लगेगी। और तीसरी कैटेगरी और एक होती है, जो बंदा मुतमईन होता है कि यार मैंने तो सब ठीक किया, उसे पता है उसने गलत की है, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं भाई मैं तो सब ठीक किया। उसको नोटिस आता है हम आपकी चेकिंग करने लगे हैं, ऑडिट करने लगे हैं, कहता कर लो। जब एक्चुअल में चेकिंग होती है तो फिर कमिश्नर साहब उसको शो कॉज नोटिस देते हैं। शो दिखाओ, कॉज वजह, यार तुम्हें क्या मसला था, तुम्हारी इनकम 12 लाख थी, तुमने 10 लाख क्यों शो की? सच्ची समझ आ रही है? ये शो कॉज नोटिस देते हैं। जिस वक्त शो कॉज नोटिस मिलता है उस वक्त पेनल्टी कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है। सर जी, अगर कोई बंदा अपना कारोबार बंद कर रहा हो तो कारोबार बंद करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देना चाहिए, कमिश्नर को बताना चाहिए कि मैं कारोबार बंद कर दिया है। साल के फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, जितना अरसा भी उसने बिजनेस किया है उसके दौरान जो उसने इनकम कमाई है उस पर उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ये रिटर्न 1 साल से कम पीरियड की होती है, लेकिन इसको एक मुकम्मल रिटर्न माना जाता है। अगली बात, बाज़ औक़ात कमिश्नर साहब को बड़ा बुरा लगता है, वो कहते हैं यार तुम मुल्क छोड़ के जा रहे हो, कमिश्नर साहब को पता चला कि ये बिज़नेस डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसने कर दिया लेकिन हमें इसने नोटिस नहीं दिया, तो कमिश्नर उसको खुद नोटिस भेज देगा कि तुमने अपना बिज़नेस डिसकंटिन्यू किया है और उस पीरियड की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस उसकी रिटर्न जमा कराओ। तो फिर इस बंदे को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। एक तो केस है इज्जत वाला, आप खुद ही कहें, आप खुद ही रिटर्न जमा कराएं, और एक केस है कमिश्नर साहब आपके कान पकड़ के आपको नोटिस भेजें और कहें कि जनाब रिटर्न जमा कराओ। बहरहाल, और ये रिटर्न जमा कराए जब कराई जाएगी तो इसको एक मुकम्मल नॉर्मल रिटर्न समझा जाएगा, गर्चे ये रिटर्न पूरे साल की नहीं होती। सर रिटर्न कब जमा करानी है, ये सवाल जिसने आपसे किया उससे पूछे तुम हो कौन, तुम कंपनी हो या तुम इंडिविजुअल एओपी हो। उसने कहा मैं कंपनी हूं, तो उससे पूछो तुम्हारा ईयर एंड कब है, पहले 6 माह है या आखिरी 6 माह। अगर तुम्हारा ईयर एंड पहले 6 माह है तो 31 दिसंबर, ईयर एंड होने के बाद जो 31 दिसंबर आ रही है दैट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
और अगर तुम्हारा ईयर एंड आखिरी 6 माह है तो 30 सितंबर, ईयर एंड खत्म होने के 30 इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आ रही है, दैट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर वो बंदा कहता है नहीं मैं तो इंडिविजुअल हूँ या एओपी हूँ, तो बस फिर उसे कहो कि तुम्हारा ईयर एंड तो 30 सितंबर ही होगा। आम तौर पे ईयर एंड 30 सितंबर, सॉरी ईयर एंड कह दिया है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 30 सितंबर इंडिविजुअल और एओपी के केस में। हाँ, कंपनी के केस में अगर ईयर एंड पहले, अगर कंपनी के केस में अगर ईयर एंड पहले, इसको प्लीज बंद कर दीजिए, मेरा ख्याल है काफी है कूलिंग, इसको बंद कर दे मेरे यहां से। इससे ऊपर वाला नहीं था सब? हाँ चलो, जज़ाकल्लाह। लो सर, हम क्या बात कर रहे थे? मेरा कल का दिन अभी और है, ये ना हो कि तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मैं एहतियात की है थोड़ी। सर जी, इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, इंडिविजुअल और एओपी के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30 सितंबर है। कंपनी के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए देखना पड़ेगा, पहले 6 माह ईयर एंड है, आखिरी 6 माह ईयर एंड है। पहले 6 माह ईयर एंड हुआ तो जब ईयर एंड होगा उसके इमीडिएटली बाद 31 दिसंबर आएगा। आखिरी 6 माह ईयर एंड है तो जब ईयर एंड हुआ उसके इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आएगा। अब अगर एक इंडिविजुअल, अली इमरान एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो इसने रिटर्न कब जमा करानी है? 30 सितंबर को। मेरी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप ने रिटर्न कब जमा करानी है? 30 सितंबर को। कंपनी है, कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, रिटर्न कब जमा करानी है? 31 दिसंबर को। कंपनी है, कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 है, इसने रिटर्न कब जमा करानी है? सर जी 30 सितंबर 2021। सर जब ईयर एंड आखिरी 6 माह हो तो साल खत्म होने के इमीडिएटली बाद जो 30 सितंबर आएगा, यानी 30 सितंबर 2022। और सर समझ आ रहा है? 31 दिसंबर 2020 था तो 30 सितंबर 2021 ही होना चाहिए ना यार। अगली बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा ईयर एंड 31 अगस्त 2021 है तो मैंने रिटर्न कब जमा करानी है? भैया ईयर एंड के इमीडिएटली बाद 30 सितंबर जब आ रहा है तब जमा करानी है। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर मेरा ईयर एंड 30 सितंबर है, अगर मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 2021 है तो मैंने रिटर्न कब जमा करानी है? भैया इसके इमीडिएटली बाद 30 सितंबर कब आ रहा है? अगले साल। और मेरी बात समझ आ रही है? इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डिसकंटिन्यूअस का नोटिस आ जाए तो जो डेट रिटर्न में फिक्स की गई है उस डेट तक आपने रिटर्न जमा करवानी होती है। अगर कोई बंदा है जो कि रिटर्न लायबल, कोई बंदा है जिसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी उसने नहीं की, तो वो रिटर्न फाइल करेगा कब? 30 दिन के अंदर अंदर जो नोटिस उसको मिलेगा। सर अगली बात यह है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फर्निश रिटर्न। आपको पता चल गई कि तारीख 30 सितंबर या 31 दिसंबर है, क्या आपको इस तारीख में तौसी मिल सकती है, एक्सटेंशन मिल सकती है? यस। कैसे? कमिश्नर को दरख्वास्त दें, क्या कहें मुझे एक्सटेंशन चाहिए। कब दरख्वास्त देंगे? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 30 सितंबर से पहले पहले, 31 दिसंबर से पहले पहले। क्या दरख्वास्त दे? उससे वजह बताएं कि मेरी ये मजबूरी है, इस वजह से मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड हो गया कि ये बंदा पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है या बीमार है या कोई जेन्युइन रीज़न है, तो वो दरख्वास्त कबूल कर लेगा, आपको एक्सटेंशन दे देगा। कितने दिनों की? 15 दिनों की।
अनलेस अदरवाइज या अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस 15 दिनों की एक्सटेंशन देगा। वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर फर्दर रिटर्न, अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन नहीं दी या आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? चीफ कमिश्नर के पास। चीफ कमिश्नर कितने दिनों की एक्सटेंशन देगा? 15 दिनों की एक्सटेंशन देगा। सर आपको एक्सटेंशन मिलने का ये मतलब कतन नहीं है कि आप लेट फाइलिंग का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं देंगे। आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो लेट रिटर्न फाइल करने का है वो तो देना ही पड़ेगा। सर जी ये वाली बात भी हो गई। फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट के बारे में बता दिया कि अगर फॉरेन इनकम $10,000 और फॉरेन एसेट $1,00,000 तक है तो फिर आप फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट की बात करें। फॉरेन इनकम $10,000 और फॉरेन एसेट $1,00,000 तक, तो फिर आपको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी होगी जिसमें आपको बाकायदा लिखना होता है कि मेरे फॉरेन एसेट कितने हैं, मेरी फॉरेन लाइबिलिटीज़ कितनी है, मेरी फॉरेन इनकम कितनी है, मेरी फॉरेन एक्सपेंसेस कितनी है, मेरे एसेट थे कितने, बेचे कितने, कितने के बेचे, अब कितने बकाया रह गए हैं। कमिश्नर को लगता है अगर एक बंदे के बारे में किसी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए थी और उसने नहीं कराई तो कमिश्नर क्या करेगा? उसे नोटिस दे देगा और कहेगा तुम फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराओ, तो उसे फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी। सर वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? असल में वेल्थ स्टेटमेंट को बताने की बजाय कि क्या वेल्थ स्टेटमेंट बनती है, हम इसको वर्किंग कर लेते हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक को कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट और दूसरे को कहते हैं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक है वेल्थ स्टेटमेंट, दूसरा वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में सारे एसेट्स ईयर एंड पर जो वैल्यू है वो आ रहे होते हैं। ईयर एंड पर जितने एसेट्स हैं, ईयर एंड पर जितनी लायबिलिटीज हैं, और क्या बन गया? नेट एसेट्स, जिसको आप वेल्थ कहते हैं, ये वेल्थ आ जाएगी, क्लोजिंग वेल्थ। दूसरे केस में जो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है ना, इसमें ओपनिंग वेल्थ आ रही होती है, इस साल की इनकम आ रही होती है, इस साल के एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं और क्लोजिंग वेल्थ आ रही होती है। यार एक बंदे के पास जितना भी पैसा है इनकम से बढ़ेगा, खर्चों से कम होगा, क्लोजिंग आ जाएगा। ये वाला क्लोजिंग इसके साथ क्या किया जाता है? टैली किया जाता है। ये हमेशा टैली होता है। इतनी सी बात सर, सिर्फ फॉर्मेट देखने से बात बननी नहीं है, इसका ना एक कम से कम एक फुल फ्लेज सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए। सर जी हमारे पास इस सेशन में टाइम शॉर्ट है, ये सवाल हम आपके साथ शेयर करते थे वीडियो फॉर्म में, लेकिन ये सिर्फ देखना, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। अभी तो इतना समझ लो, एसेट सारे लिख लेने हैं, लायबिलिटीज़ लेस कर देनी है वेल्थ स्टेटमेंट में, वेल्थ रिकंसिलिएशन में और वेल्थ लिखकर इनकम ऐड एक्सपेंसेस लेस, तो क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। ये दोनों आपस में टैली होंगे सर। ठीक हो गया सर? ये वेल्थ स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की अप्रोच है और ये होती है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जो अगला पॉइंट है वो है चैप्टर नंबर 15।
सर जी असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड ऑडिट, इसमें 3 पहलू हैं। सर जी जब आप रिटर्न कौन फाइल करता है? टैक्स पेयर। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? कमिश्नर की। वो असेस करेगा ना। असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? चेक करना, पड़ताल करना। आपने रिटर्न फाइल की है, उसकी जिम्मेदारी है वो इसको चेक करेगा। आप रिटर्न फाइल करेंगे और आप रिटर्न फाइल करेंगे और कमिश्नर जो है, आप रिटर्न फाइल करेंगे और कमिश्नर उसको असेस करेगा। कमिश्नर सच्ची मुच्ची में उसको चेक नहीं करता, लेकिन ऐसे समझे कि जैसे कमिश्नर आपसे वसूल करके रख लेता है और आपको एक कागज़ देता है मैंने वसूल किया है, तो समझा जाएगा जैसे उसने चेक कर लिया। गेम तो ऑनलाइन हो रही है ना सारी। वो आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई, आपकी रिटर्न फाइल हो गई है, समझा जाएगा। आपको असेसमेंट ऑर्डर मिल जाता है, समझा जाएगा जो रिटर्न आपने फाइल की, कमिश्नर ने इसको एज इट इज कबूल कर लिया और आपको कमिश्नर ने इसको कबूल कर लिया और कमिश्नर ने इसको चेक कर लिया और आपको उसने गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, असेसमेंट ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है तुमने रिटर्न फाइल कर दिया, अब तुम्हारा काम हो गया। समझा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसको कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। सचमुच वो चेक नहीं करता, लेकिन समझा जाता है जैसे उसने चेक करके आपको असेसमेंट ऑर्डर दे दिया है। असेसमेंट ऑर्डर का होना इस बात की दलील है कि आपकी रिटर्न चेक हो गई है, कबूल हो गई है, और टैक्स के हवाले से जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने अदा कर दी। नॉर्मली ऐसे होता है। और वो कहता है टैक्स पेयर जो है वो कंप्लीट रिटर्न फर्निश करे तो समझा जाएगा कमिश्नर ने उसको असेस कर लिया। जिस दिन रिटर्न फर्निश होती है समझा जाएगा उसी दिन उसने उसको चेक करके क्या दे दिया है? असेसमेंट ऑर्डर दे दिया है। सर कमिश्नर के पास ये पावर है जब चाहे जिसकी रिटर्न दोबारा डिटेल में चेक कर ले। ये जो डिटेल में चेक करना है इसको कहते हैं ऑडिट। अभी तो वो चेक नहीं कर रहा और समझा जा रहा है कि चेक होगी, जिसको डीम्ड इनकम कहते हैं, लेकिन कमिश्नर के पास पावर है कि किसी भी रिटर्न को डिटेल से चेक कर ले। सर अगर रिटर्न पूरी ना हो, कंप्लीट ना हो, कवायद पूरे ना हो, डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा? टैक्स पेयर को कहा जाएगा कि भाई ये डेफिशिएंसी पूरी करो। अगर उसने डेफिशिएंसी पूरी कर दी तो फिर तो ठीक है, और अगर उसने डेफिशिएंसी पूरी ना की तो समझा जाएगा जैसे उसने रिटर्न फाइल की नहीं थी। ये तो नॉर्मल बात थी। अब आ गई बेस्ट जजमेंट। सर टैक्स कमिश्नर ने आपको कहा रिटर्न फाइल करो, कमिश्नर ने आपको कहा डॉक्यूमेंट्स दो, कमिश्नर ने आपको कहा मुझे सबूत दिखाओ, कमिश्नर ने आपको कहा मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, कमिश्नर ने आपको कहा वेल स्टेटमेंट बनाओ। आपने कमिश्नर की बात नहीं मानी तो कमिश्नर ने तंग आके फिर क्या किया? एक जजमेंट पर, अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगा के आपको नोटिस भेज दिया कि आपको मुबारक हो, आपकी इतनी इनकम है, इस पे इतना टैक्स बनता है, वो जमा करें। इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें कमिश्नर जजमेंट की बेस पर, बेस्ट जजमेंट की बेस पर असेसमेंट करता है और टैक्स लागू करता है। जो नोटिस भिजवाता है उसमें बड़ा क्लियरली लिखता है कि जनाब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, पहले कितना टैक्स जमा कराया, टैक्स ड्यू कितना है, और अगर आपको ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पसंद नहीं आई तो कब, कैसे और कहाँ इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। कमिश्नर पिछले 6 साल में से किसी असेसमेंट ऑर्डर के बारे में भी, पिछले 6 साल कमिश्नर ये वाला ऑर्डर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर
पिछले 6 टैक्स ईयर के हवाले से ही दे सकता है। और वो ये बात कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने पिछले 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं की, वो कहता है अगर किसी बंदे ने पिछले 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं की तो कमिश्नर पिछले 10 साल के हवाले से किसी साल के बारे में भी असेसमेंट ऑर्डर, ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिटर्न में भी बोली है, यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। प्रोविजनल असेसमेंट उससे भी ज्यादा ट्रिकी बात है। जजमेंट करने जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं। इस बात को समझाने से पहले मैं कहता हूं आपको यह बात बता दूं कि कंसील्ड एसेट्स क्या होते हैं। कंसील्ड एसेट क्या होते हैं? चोरी के एसेट्स। कौन सी चोरी? टैक्स चोरी। मैं कमाता हूं 1 करोड़ रुपया, मैंने शो किया मैं 10 लाख कमाता हूँ रिटर्न में, और 90 लाख रुपए का मैंने प्लॉट खरीदा है। ये जो प्लॉट मैंने खरीदा है ये कंसील्ड एसेट है। कंसील्ड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो ऐसी इनकम से खरीदा गया है जो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। चार्ज टू टैक्स नहीं थी, उस पर टैक्स लगना तो चाहिए था लेकिन टैक्स लगा नहीं। Concealed asset means any property or asset which, in the opinion of commissioner, is acquired from the income chargeable to tax but not charged to tax. Concealment of income includes, सर जी वो चार्जेबल टू टैक्स तो थी लेकिन चार्ज टू टैक्स नहीं थी। कंसीलमेंट ऑफ इनकम क्या है? अपनी इनकम कम शो करना, अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करना, गलत जो है वो क्लेम कर लेना, रिफंड गलत क्लेम कर लेना, या अपनी इनकम जो टैक्सेबल थी उसको एग्जाम शो कर देना, ये टैक्स चोरी है। अब अगर नैब में एक केस चल रहा है जिसमें को नैब के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इस बंदे के कौन कौन से कंसील्ड एसेट हैं, तो वहाँ पे टैक्स वाले भी पहुँच जाते हैं और टैक्स वाले भी उसके कंसील्ड एसेट को देखकर एक आर्जी असेसमेंट बना देते हैं कि टैक्स इनकम टैक्स के हवाले से उसको नोटिस दे देते हैं कि इतने पैसे जमा कराओ। जब आपकी एजेंसी ऑफ द फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे कि नैब है उसने सीज किए हुए हों कंसील्ड एसेट, इस केस में फिर कमिश्नर आ जाता है और कमिश्नर के पास अभी बेस्ट जजमेंट जितनी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती तो उससे पहले वो क्या कर देता है, उससे पहले वो प्रोविजनल असेसमेंट दे देता है और एक नोटिस दे देता है कि आपका इतना टैक्स बनता है। जैसे ही उसके पास मजीद इंफॉर्मेशन आती है तो फिर वो असेसमेंट ऑर्डर पास करके उसके जो मजीद टैक्स होता है वो भी कलेक्ट कर लेता है। सर जी अगर ऑफशोर एसेट्स जो थे मुल्क से बाहर, एक बंदे ने पाकिस्तान में पैसा कमाया उस पर टैक्स नहीं दिया और पैसा बाहर भेज के मुल्क के बाहर एसेट्स खरीद लिए, इस बात का पता चल जाता है नैब को, नैब वाले उसको पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पर भी टैक्स वाला कमिश्नर भी पहुँच जाते हैं और ये भी असेस करते हैं कि इसने कितने के एसेट्स खरीदे हैं बाहर के मुल्क में और इस पर कितना टैक्स बनता था, और फिर वो कैलकुलेट करके उसको एक नोटिस भिजवा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई तुम्हारा इतनी इनकम है, इतना टैक्स है, ये टैक्स तुम्हें जमा कराना पड़ेगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर हो जाती है तो वो फिर असेसमेंट, वो फिर जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है प्रोविजनल ऑर्डर तो फिर प्रोविजनल जो अमेंडमेंट है वो कर दी जाती है या अमेंडेड असेसमेंट दे दी जाती है, प्रोविजन ख़त्म कर दी जाती है। या प्रोविजन होता ही क्या है, डाउट ही तो होता है। सर अगर डेट गुड है तो क्यों प्रोविजन बनानी है, और अगर डेट बैड है तो क्यों प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन होती किस एरिया के लिए, जहाँ पे श्योरिटी ना हो, जहाँ पे क्लियरिटी ना हो। सर समझ आ रही है, ये यहाँ पर भी बात है। जैसे ही फाइनलाइज होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, इंफॉर्मेशन सामने आएगी, तो कमिश्नर जो है वो प्रोविजनल ऑर्डर को फाइनलाइज कर देगा, असेसमेंट जो पहले की थी उसको अमेंड कर देगा। सर जी 2 भाई हैं, मैं अगली बात की तरफ जा रहा हूँ। 2 भाई हैं, 2 भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई। एक कहता है ये प्लाजा मेरा है, इसका किराया मेरा होगा। बी कहता है ये प्लाजा मेरा है, इसका किराया मेरा होगा। केस अदालत में चला गया। अब टैक्स वालों को अपनी पड़ी है,
कि किसकी इनकम में शामिल करके टैक्स लगाएं। उनको क्या लगे जिसका भी प्लाजा है, उनको तो यही है ना कि प्रॉपर्टी किराया जो आ रहा है किसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स लगे। तो इसका जवाब ये है अदालत फैसला करेगी, और जिस साल अदालत फैसला करेगी वो साल ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर फिर असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा कि किस बंदे की इनकम कितनी और उस पर टैक्स कितना। सर जी, असेसमेंट ऑर्डर का मिलना इस बात की कंक्लूसिव हतमी एविडेंस होती है कि आपकी जो टैक्स के हवाले से जिम्मेदारी थी आपने वो पूरी कर दी है। हाँ, अगर असेसमेंट ऑर्डर के जाहिर में गलती हो, या सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और यस और नो, सब्सटेंस कहते हैं असल को और फॉर्म कहते हैं जाहिर को। अगर असेसमेंट की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? असेसमेंट ऑर्डर गलत है? नहीं। लेकिन अगर कोई टेक्निकल गलती है, अगर कोई जेन्युइन गलती है, अगर कोई टाइपो एरर है उसकी खैर है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन गलती है, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में डाला हुआ था, सही किया गलत किया? गलत किया। अब अगर ये जेन्युइन गलती है तो फिर इसको वो कहता है कि ये इस तरह की गलती हो तो उस असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड समझा जाएगा। इस तरह की गलती हो तो उस असेसमेंट ऑर्डर को इनवैलिड समझा जाएगा। Any assessment, any order of assessment or other document required to be made under income tax ordinance may not be rejected as invalid, void or voidable only due to form of the order. जाहिर की गलती की वजह से उसे void या voidable नहीं समझा जाएगा, उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, सब्सटेंस की गलती होगी तो उसे void या voidable समझा जाएगा। जिस बंदे पे टैक्स लगना चाहिए था उस पे नहीं लगाया, किसी दूसरे पे टैक्स लगा दिया है, हाँ, इस असेसमेंट ऑर्डर को गलत समझा जाएगा, रिजेक्ट समझा जाएगा। वरना ये असेसमेंट ऑर्डर, उसने पहले कहा असेसमेंट ऑर्डर एक हतमी सबूत है कि आपकी टैक्स की जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उसमें कुछ जाहिर की गलती हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल एरर हो, उसमें कोई सब्सटेंस की गलती हो, या उसमें जिस बंदे पे टैक्स लगना चाहिए था उस पर नहीं लगा, किसी दूसरे पे लगा है, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि इसको इस केस में उस असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड नहीं समझा जाएगा। असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है? कमिश्नर ने रिटर्न फाइल की, टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट दे दिया, असेसमेंट ऑर्डर दे दिया। क्या कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर देने के बाद दोबारा उसको डिटेल से चेक करके अपनी असेसमेंट को तब्दील कर सकता है? यस। इसको कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट 2 तरीके से होती है। एक तो कमिश्नर ने खुद अपने तौर पे जो असेसमेंट ऑर्डर पहले दिया हुआ था उसको चेक किया और असेसमेंट को अमेंड कर दिया, उसने कहा नहीं गलती थी, चलो ठीक कर दिया। दूसरा, कमिश्नर एक और काम कर, टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज कर दिया। जब टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, समझा जाएगा कमिश्नर ने चेक कर लिया। अब टैक्स पेयर कहता है ओहो मुझसे तो गलती हो गई थी, टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की, तो समझा जाएगा कमिश्नर ने भी असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कर दिया। या टैक्स पेयर ने जो रिटर्न है वो फाइल होती है और रिटर्न रिवाइज होती है। असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है और असेसमेंट ऑर्डर अमेंड होता है। सर जी मेरी बात पिक करें तो जब टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की तो समझा जाएगा असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो गया। जिस दिन टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की उसी दिन समझा जाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है कमिश्नर ने। सर कितनी बार असेसमेंट अमेंड हो सकती है? कहते जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिट नहीं है कि कितनी बार हो सकती है, अलबत्ता टाइम की लिमिट है कि कब तक असेसमेंट अमेंड हो सकती है। वो कहता है जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था ना, जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, या जिस साल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दिया गया है
वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर। अब सुनो, ओरिजिनल असेसमेंट दी गई थी 30/9/2018 को। ये साल कब ख़त्म हुआ? 30/6/2019 को। इसमें 5 साल जमा करेंगे तो कितने हुए? 30/6/2024। वो कहता है जब ओरिजिनल असेसमेंट दी गई वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दिया गया था फॉर एग्जांपल 1/10/2020 को। ये साल कब ख़त्म हुआ? 30/6/2021 को। इसमें +1 कर लें तो कितना बना? 30/6/2022। ये दोनों डेट्स निकालनी है। इनमें से जो लेटर होगा ये लेटर है केस में। 30/6/2024 तक ओरिजिनल 30/6/2024 तक असेसमेंट को अमेंड किया जा सकता है। उसने कहा असेसमेंट को अमेंड जितनी बार दिल चाहे उतनी बार करो, लेकिन इस डेट के बाद नहीं कर सकते। दो बार पेपर में आ चुका है ये। फिर एक बार बताने लगा हूँ कि यार आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा हुआ तो क्लैरिटी आ जाए। असेसमेंट, जब कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर को चेक किया और उसमें तब्दीली की तो वो असेसमेंट को अमेंड कर सकता है। जब असेसमेंट ऑर्डर दिया था ओरिजिनल, वो साल ख़त्म होने के 5 साल के अंदर अंदर, ये एक बात ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात यह है फर्दर असेसमेंट की कि अगर असेसमेंट बार बार अमेंड होती रही है तो क्या दोबारा हो सकती है? हाँ जी। कब तक हो सकती है? ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जिस साल दिया गया उसके 5 साल के अंदर अंदर, या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जिस साल दिया गया वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर। इन दोनों में से जो लेटर होगा वो समझे। भाईजान क्या ये बात समझ आ गई? यस और नो? सर ये फर्दर अमेंडमेंट और फर्स्ट अमेंडमेंट की डिस्कशन थी। सर अमेंडमेंट मुंह उठा के नहीं कर लेनी, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टैक्स पेयर के बाद, तब वो असेसमेंट करेगा। और उसको पता हो कि जनाब इस बंदे ने टैक्सेबल इनकम छुपाई है, या टोटल इनकम कम शो की है, या खर्चे ज़्यादा शुरू किए हैं शो किए हैं, या अपनी इनकम को मिस क्लासीफाई किया। उसके बाद डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जब होगी, सबूत उसके पास होंगे, तभी वो असेसमेंट को अमेंड करेगा। और अगली बात वो ये कर रहा है, असेसमेंट को अमेंड करने पर वो एक नोटिस दे देगा टैक्स पेयर को, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तुम्हारा टैक्स ड्यू कितना है, तुमने पे कितना किया हुआ है, और इस ऑर्डर के खिलाफ कब, कहाँ और कैसे अपील की जा सकती है। इस ऑर्डर के खिलाफ कब, कहाँ और कैसे अपील की जा सकती है। सर असेसमेंट फर्दर अमेंड नहीं होगी विदाउट गिविंग अ नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी तो फिर जाकर वो अपॉर्चुनिटी होगी। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी मेड विद इन 180 डेज। सर जब आपने असेसमेंट को अमेंड किया और अमेंड कर दिया, वो अमेंड करने के वो कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर शो कॉज नोटिस के 180 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया जाएगा। सर असेसमेंट को अमेंड किया और अमेंडेड, और हमने फिर पहले उसको शो कॉज नोटिस देते हैं। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है हमने दोबारा चेक की है, ये गलती निकली है, ये गलती क्यों है बताओ, उसको एक मौका देते हैं बताने का। शो कॉज नोटिस के 180 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। सर जी
शो कॉज, जब आपने चेक किया दोबारा, उसको वजह बताई, उससे पूछा क्या वजह है और उसको वजह बताई, शो कॉज नोटिस देने के 180 दिन के अंदर अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। अब आ गया एग्रीड असेसमेंट। ये भी बड़ी कमाल बात है सर। एक बंदा है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसका केस चल रहा है और उसकी असेसमेंट अमेंड हो गई है। वो कहता है यार आप लोग क्या कर रहे हो, आप मुझसे क्या कह रहे हो 300 करोड़, तो बैठो 250 करोड़ लो, गेम को ख़त्म करो, बस अगली बात ना करो। वो एक ऑफ़र दे देता है। जब ये गेम बड़ी है, अब जब ऑफ़र आ जाती है, ऑफ़र को एक कमेटी तश्कील दे दी जाती है कि इसकी ऑफ़र को देखें, कैलकुलेट करें क्या इसकी ऑफ़र माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। कमेटी सारा रिकॉर्ड मंगाती है और टैक्स पेयर से एक बार बातचीत करने के बाद ये डिसाइड करती है कि हमने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। लेकिन अगर टैक्स पेयर, अब क्या कहते हैं, ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, टैक्स पेयर एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए और एक बार ये टैक्स जमा करा दे तो बस ख़त्म। फिर जो ऑफ़र होती है ना, उसके मुताबिक, ऑफ़र के मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाया जाता है और फिर वो वाला बंदा वो वाला टैक्स और वो पेनल्टी जमा करा देता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि होता असल में ये है कि जिस तरह बाहर एक बंदा फ़ी कलेक्शन के लिए मौजूद है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहता सर मैं 1000 फ़ी नहीं दे सकता, मुझे फ़ी डिस्काउंट करके 800 दे दें। मैं कागज़ पे लिख देता हूँ 800। ये 800 आप मुझसे ये वाला कागज़ लेके फ्रंट ऑफिसर के पास चले जाते हैं कि मेरी सर अली इमरान से बात हो गई है, वो कह रहे हैं 800 में हो जाएगा एडमिशन। अब वो जो फॉर्म फिल करेगा आपके लिए, उस पर फ़ी कितनी लिखेगा, 800 लिखेगा। जो आपकी मेरे से बात हो गई है, उसके बाद जब वो फॉर्म फिल करेगा तो इतनी अमाउंट लिखेगा जितनी पहले बात हो चुकी। सर जी मेरी बात समझ आ रही? बिल्कुल इसी तरह ही जब कमेटी बन गई, कमेटी के साथ तय हो गई डील के जी 250 करोड़ में, सर समझ आ रही? तो अब जो असेसमेंट ऑर्डर फाइनल बनाया जाएगा कमिश्नर की जानिब से, वो 250 करोड़ का होगा, 300 करोड़ का नहीं होगा। मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये असल गेम है। होता ये कि कमेटी आ गई, कमेटी के साथ डील हो गई, कमेटी कमिश्नर को कहेगी कि भाई ये वाला इसमें डील हो गई, बस बात कर दो। वो उतना ही असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, उतने ही टैक्स पेयर पैसे देगा, वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज सब कुछ उसके अंदर शामिल होगा, बस फिर उसकी कोई टैक्स के हवाले से जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सर बिल्कुल इसी तरह ही होता है। टैक्स पेयर जो है, हाँ टैक्स पेयर से अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हैं भाईजान आप इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अब अपील नहीं कर सकते, आपने जो बात थी यहीं पे बैठ के तय कर ली है, हमारी डील यहाँ पे फाइनल हो गई है। तो भाई टैक्स पेयर डिपॉजिट करेगा टैक्स पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, और कमिश्नर अमेंड करेगा असेसमेंट इन अकॉर्डिंग विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी। गौर कर रहे हो, कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर तब्दील कर देगा कमेटी के फैसले के मुताबिक। पहले असेसमेंट ऑर्डर में 300 करोड़ लिखा हुआ था, अब डील उसने ऑफर किया 250 करोड़, इस कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगला असेसमेंट ऑर्डर जो बनाएगा उसमें लायबिलिटी 250 करोड़ की लिखेगा। किसके मुताबिक? अब असेसमेंट ऑर्डर डिसीजन ऑफ द कमेटी के मुताबिक लिखा जाएगा। और अगर कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो जनाब उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देंगे और वह बंदा उसी अमेंडेड असेसमेंट जो है उस वहाँ पर वापस उसी कमिश्नर के अंडर चला जाएगा। सर इस कमेटी में कौन शामिल होगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इस कमेटी में शामिल होगा। और एग्रीड असेसमेंट कुछ केसेस में नहीं होती। किस केस में? कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जहाँ पे टैक्स चोरी या इनकम को छुपाने का केस हो वहाँ पर, और जहाँ पर लॉ का मैटर हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मैटर हो, वहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वहाँ पर वो कहता है कि एग्रीड असेसमेंट नहीं होगी। सर जी याद रखना, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कानून में जब कानून के सामने कोई मुकदमा आता है, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है? ये अमल हुआ है या नहीं हुआ। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? कानून इसके बारे में क्या कहता है।
इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करता हूँ कि सर सवाल ये है कि एक बंदे ने रोड क्रॉस कर लिए जबकि लाइट येलो थी, ना रेड थी ना ग्रीन थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको फाइन होगा या नहीं। जब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो दो बातें देखेंगे। वन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इसने वाकई रोड क्रॉस की है या नहीं की। दूसरी बात क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या येलो लाइट पर रोड क्रॉस करना कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। या मेरी बात समझ रहे हो। तो भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कानून क्या कहता है अगर ये अमल ऐसा हुआ है तो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि क्या ये अमल हुआ भी है या नहीं हुआ। बंदा है, उसने डील दे दी, कमेटी बैठ गई, कमेटी ने डील को एक्सेप्ट कर लिया, कमिश्नर को कहा कि कमेटी ने जो फैसला किया उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाओ, उसने असेसमेंट ऑर्डर बनाया, टैक्स पेयर ने पैसे दे दिए, मसला हल। अगर कमेटी ने वो ऑफर कबूल नहीं की और टैक्स पेयर वापस उसी के पास चला जाएगा। कमेटी में चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर शामिल होंगे। हाँ, ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम और क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले केसेस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और इसके हवाले से एग्रीड असेसमेंट नहीं हो सकती। तो सर जी मेरी बात पिक कर गए। ये वैसे इस इम्पॉर्टेंट एरिया इसके हवाले से। सर जी अब आगे आ जाएं रिकॉर्ड की तरफ। असेसमेंट की सारी मेजर बातें हम कर चुके। रिकॉर्ड, व्हाट इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है सर में सबूत, एक सबूत, एविडेंस। अगर आपकी कोई इनकम है तो आपने उसके हवाले से सबूत अपने पास महफूज रखने होते हैं। ये सबूत हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, पेपर की सूरत में भी, और सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, पीडीएफ की सूरत में भी। आप जब ये कह रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना एक्सपेंस है, वो सारी चीजें आप कह रहे हैं मैंने शौकत खानम को डोनेशन दिया है तो उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर उसकी रसीद आपके पास नहीं है तो उसका टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सर जी एवरी टैक्स पेयर मेंटेन करेगा पाकिस्तान में सच अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड एज में बी प्रिस्क्राइब। कमिश्नर डिसअलाउ कर देगा या रिड्यूस कर देगा टैक्स पेयर के क्लेम को अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। ये रिकॉर्ड आपने कम से कम 6 साल के लिए अपने पास मेंटेन रखना है, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो जब तक इसका फैसला नहीं होता ये रिकॉर्ड आपने अपने पास मेंटेन रखना है। और फॉरेन सोर्स इनकम के हवाले से 6 साल वाली लिमिट नहीं है। सर थोड़ा सा आप इस एंगल से इसको जनरलाइज डिस्कस करते हैं। सर सैलरी वाले बंदे के पास कौन सा रिकॉर्ड होता है। सैलरी शीट होगी, पे स्लिप होती है सर उसके पास, और क्या होता है बैंक स्टेटमेंट में, बैंक में पैसे आते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप से ये सबूत होता है कि उसको पैसे वसूल हुए। यस, दूसरे नंबर पे आ जाए। अब दूसरे नंबर पे जब आएंगे तो बात करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वाले के पास क्या सबूत है। सर गारंटी एग्रीमेंट होगा, ये सबूत ही तो है। सर उसने जो खर्चे किए हैं, लीगल एडवाइजर को पैसे दिए हैं, उसकी रसीद होगी, रिपेयर कराई है उसकी रसीदें होंगी, अब कोई और चार्जेस पे किए हैं उसकी रसीदें होंगी। ये सारे एग्रीमेंट, ये सारी रसीदें और बैंक स्टेटमेंट जहाँ पर पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारा कुछ इसने अपने पास महफूज रखा हुआ है या होना चाहिए 6 साल के लिए। ये रिकॉर्ड ही तो है। सर कैपिटल गेन की बात करते हैं, शेयर कितने का बेचा इसका सबूत, शेयर कितने का खरीदा इसका सबूत, और कितना गेन हुआ, कितनी कमीशन दी उसका सबूत, कितना टैक्स कटा उसका सबूत। ये सारे सबूत आपने अपने पास रखने होते हैं कैपिटल गेन के केस में। अदर सोर्स की बात करता हूं।
अदर सोर्स में डिविडेंड है तो डिविडेंड वारंट सबूत होता है, प्रॉफिट ऑन डेट है तो बैंक स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा होता है, ये सबूत है। सर जी अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये सबूत होता है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस के हवाले से एग्रीमेंट होता है, ये सबूत होता है। सर जी अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को इकट्ठा किराए पे दिया तो एग्रीमेंट किया होगा ना, ये सबूत है। बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हैं ना, ये सबूत है। सर रिकॉर्ड से मुराद असल में सबूत ही हैं जो आपने अपने पास मेंटेन रखने होते हैं। जो इनकम आप शो कर रहे हो, एक एक लाइन आइटम के पीछे डॉक्यूमेंट होता है। ये पैसा आया, ये देखो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, ये देखो मेरे पास इसकी इनवॉइस है, ये मैंने परचेज किया, ये देखो ये इनवॉइस है, ये इंपोर्ट किया, ये देखो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट है, ये क्लियरिंग एजेंट की इनवॉइस है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? वो सारे सबूत फाइलें बनी होती हैं, ज़रूरी नहीं है गत्ते की फाइल ही हो। सर ये PDF फाइल भी हो सकती है। ठीक हो गया? सर अब बहुत सी चीज़ों का सबूत होता ही नहीं है कागज़ की सूरत में। आप अभी ऊपर क्रीम से हैं, क्या सबूत है? वो जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं वही सबूत होगा, या जो राइड बुक की है वही सबूत होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही? तो ये इस तरह से होता है। अच्छा अब ज़रा ये सारी बातें सिंपल थी। अब बिज़नेस के अंदर ज़रा मसले ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं और सबूत भी ज़्यादा होते हैं। इनकम आ रही है, इनकम का सबूत, खर्चे, सैलरीज दे रहे होंगे, बिजली पानी गैस होगी, उसके बिल होंगे, ज़मीन अपनी है तो रजिस्ट्री होगी, किराए की है तो एग्रीमेंट होगा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होगा। सर सेल्स की रिकॉर्ड, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, जर्नल लेजर, एंट्रीज। सर मेरी बात समझ आ रही है? बिजनेस के अंदर ये सारे सबूत मौजूद होते हैं। बिजनेस में ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आती हैं तो ज़्यादा सबूत मौजूद होते हैं। तो ये सारी आपको एक दो बार उसने तो ये कहा कि जनाब 5 लाख तक के बिजनेस के पास क्या रिकॉर्ड होता है। सर कैश आपने सेल किया है, सीरियल नंबर्ड इनवॉइसेस होंगी, आपके टैक्स पेयर का नाम, बिजनेस का नाम, एड्रेस वगैरह इनवॉइस पर आ रहा होगा। जितनी चीज़ें बेची हैं, कौन सी बेची हैं, क्या वैल्यू थी उसका रिकॉर्ड, जितनी चीज़ें खरीदी हैं, कौन सी चीज़ें कितने की खरीदी थी उसका रिकॉर्ड, वाउचर, परचेजेज, सेल्स के, ये सारी चीज़ें। सर अहम बात बताऊं तो एसेट का रिकॉर्ड, लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड, इनकम का रिकॉर्ड, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड, यही 4 है ना। सेल्स का रिकॉर्ड, परचेजेस का रिकॉर्ड, इनकम, एसेट, एक्सपेंसेस, कैश कितना आया, कैश कितना गया उसका रिकॉर्ड। अगर असेंबली मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड हमने कितने अर्से तक महफूज रखने होते हैं? 6 साल तक। सर जी अगर 5 लाख से ऊपर की इनकम है उसके रिकॉर्ड। अच्छा अब आप गौर करना, रिपीट हो रहा है, इनवॉइसेस भी कह रहा है, टैक्स पेयर का नेम, एड्रेस और NTN नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू, होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीज़ें वो आपको कह रहा है कि ये रिकॉर्ड चाहिए। 10,000 से ऊपर की जिसको सेल की है या 10,000 से ऊपर से जिसकी परचेज की है उसका नाम और एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। अगर डॉक्टर है उसके पास मरीज़ होते हैं, सर कितना पैसा रोज़ लग रहा है, कितने बिल आ रहे हैं, कौन सी जगह है, कितनी सैलरी है, सारे खर्चों के रिकॉर्ड, इनकम के रिकॉर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन कौन सी दी, पेशेंट का रिकॉर्ड। अगर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, मिसाल के तौर पे जनाब आप अगर कोई हार्ट सर्जन है और वो सर्जरी करता है तो पेशेंट का रिकॉर्ड भी होता है, उसको वो रखेगा कि फ़लाँ बंदे को मैंने बाईपास किया या कुछ ऐसे। 2.5 मिलियन से ऊपर का मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कैश डे बुक। अब ये जो बड़े लेवल पर होता है, सेल्स डे बुक, सेल लेजर, परचेज डे बुक, परचेज लेजर, सेल परचेज 10,000 से ऊपर वाले का नाम, स्टॉक का रजिस्टर, ये सारी चीज़ें। सर जी मैंने आपको एक ओवरऑल इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दी। 5 चीज़ें, 5 इसकी मैन्युफैक्चरर की, 5 प्रोफेशनल मेडिकल की, और आप गौर करेंगे तो पढ़ते जाएंगे रिपीट होता रहेगा।
बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर इसको इस तरतीब से पढ़ें कि सर पहला ये पढ़ना शुरू करें, दूसरी बार में ये वाला हाईलाइट करके जब दूसरी बार में जाएंगे तो रेपिटेशन वाले को इग्नोर करें, जो डिफरेंस वाला है बस उसको हाईलाइट करें कि इजाफी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तीसरे केस में भी डिफरेंस वाले को, चौथे केस में भी डिफरेंस वाले को हाईलाइट करें। बल्कि मैं ये बात हमेशा पहले भी करता था। आई कैब ने जब सवाल पूछा तो ये पूछा कि 5 लाख से ऊपर वाले को कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो 5 लाख तक का रिकॉर्ड है वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें वो इंक्रीमेंटल ही लिखना था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, इसको ज़हन में रखें। सर ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखना है? बिजनेस प्रेमिसेस में, और अगर बिजनेस नहीं है तो घर पे, और अगर घर पे नहीं है तो जहाँ पर रखा हुआ है अपनी रिटर्न में बताएं कि ये इसका सारा रिकॉर्ड मैंने फलां जगह पे फलां बंदे के पास रखा हुआ। सर नादरा के वाले से एक डिस्कशन है कि नादरा जो है अपने तौर पे खुद या बोर्ड की एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड शेयर करती है सारा बोर्ड के साथ, और नादरा तो खुद बाकायदा आइडेंटिफाई कर पाती है कि जनाब इन रिलेशन टू एनी पर्सन उसकी इनकम, प्रॉपर्टी, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर वगैरह, और ये भी कि उसने कोई टैक्स एस्केप तो नहीं किया असेसमेंट को, या अंडर असेस तो नहीं करवा लिया, या मिस क्लासीफाई या मिस डिक्लेयर तो नहीं करा लिया। बोर्ड नादरा जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड को देता है उसको यूज़ करता है, यूटिलाइज कर सकता है, और नादरा तो कंप्यूट भी करती है कि इसकी इनकम क्या होगी और इसके हवाले से टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यूज़ करते हुए। सर जी जितनी तरक्की हो रही है वो सारी तरक्की आखिर तो टैक्स वाले भी इस्तेमाल करेंगे ना। यानी नादरा अपने सिस्टम को, उसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन आप शनाख्ती कार्ड दे के ले रहे हैं ना, वो नादरा के पास महफूज है। और आप कोई प्लॉट नादरा के बगैर शनाख्ती कार्ड दिए तो नहीं ले सकते, आप सिम नहीं ले सकते सर। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड में आ रहा होता है, और फिर उसकी बेस पर एक इन्फॉर्मेशन तैयार करके नादरा वाले बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं, और बोर्ड फिर उस पर एक्शन लेने की पोजीशन में होता है। तो ये एक नादरा के वजह से ये एक एडिशन है जो अब हुई है कि नादरा किस तरह से सपोर्ट कर सकता है बोर्ड की। सर जी ऑडिट क्या है? चेक करना। कमिश्नर के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है। रिकॉर्ड फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि फिजिकली फाइलें मंगवा ले, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड जहाँ पर है उस मशीन की एक्सेस ले ले। रिकॉर्ड मंगवाने के बाद क्या करेगा? उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या करेगा? शो कॉज नोटिस देगा, वजह बताओ। वजह रिपोर्ट लिखता है, ऑडिट रिपोर्ट लिखता है, उससे वजह पूछता है। वजह पूछने के बाद उसको करेक्टेड अमाउंट बताएगा कि असल में आपका इतना टैक्स बनता है, वो जमा कराएं। अब टैक्स पेयर को वो वाला टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये वाला ऑडिट सीए या सीएमए को भी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है कि ये वाला ऑडिट कंडक्ट करे। और अगर एक बार ऑडिट हो गया तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दोबारा ऑडिट नहीं होना। हाँ, बाज़ औक़ात आपको ऑडिट कंडक्ट करने के लिए आपको ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है और आपसे डॉक्यूमेंट मांगा और आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, तो फिर जो भी ऑडिट करने वाला है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अप्लाई करेगा, और जो पुरानी रिटर्न आपने बनाई होगी उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। सर जी जब आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ चलते हैं ना, तो कुछ ना बेंचमार्क्स होते हैं। बेंचमार्क्स का मतलब है स्टैंडर्ड रेशियोज। मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट जीपी जो है वो 38% होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 80% होता है। अब ये बेंचमार्क है। अगर सीमेंट सेक्टर का ऑडिट कर रहे हैं और आपको खर्चों का नहीं सही पता चला और आप जजमेंट करते लगाते हैं अपनी बेस्ट जजमेंट, तो फिर सेल का 80% नहीं लेंगे आप। जो जनरली होता है, जो बेंचमार्क हैं, उनको यूज़ किया जाएगा अपनी बेस्ट जजमेंट को लगाते हुए। वो ये वाली बात करता है। अगर रिकॉर्ड फर्निश नहीं किया गया, अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, अगर सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये समझा जाएगा कि टैक्सेबल इनकम जो शो की गई है वो ठीक नहीं है, और फिर कमिश्नर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा और सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशियोज को इस्तेमाल करेगा। सर
हर सेक्टर के हवाले से बेंचमार्क रेशियोज मुख्तलिफ होती हैं, तो कमिश्नर उन बेंचमार्क रेशियोज को इस्तेमाल करेगा। सर जी, स्पेशल ऑडिट पैनल जो ज़रा गेम बड़ी हो जाती है, वहाँ पर ऑडिट करने के लिए फिर पूरा पैनल बनाया जाता है। ये पैनल कौन बनाएगा? बोर्ड बनाएगा। इसमें इस पैनल में मकसद क्या है? ऑडिट करना। कौन सा? सर, ऑडिट करना, ये फोरेंसिक ऑडिट भी हो सकता है, इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट करना है। एंड क्लास ऑफ पर्सन एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट्स, कितना, कब, किसका और कितना करना है, ये बोर्ड डिटरमिन करेगा। सर, पैनल में कौन कौन शामिल होगा? कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग। कौन से? एक टैक्स का बंदा, सीए या सीएमए भी हो सकता है, और कोई और बंदा जो जिसको बोर्ड कह दे। पैनल को हेड कौन करेगा? टैक्स का बंदा। चेयरमैन कौन होगा? टैक्स का आदमी। ऑडिट के हवाले से जो काम टैक्स का बंदा कर रहा होगा, इनलैंड रेवेन्यू का बंदा कर रहा होगा, एफबीआर का बंदा कर रहा होगा, टैक्स वाला बंदा कर रहा होगा, समझा जाएगा ये काम पैनल ने किया। तो भाई पावर सारी टैक्स के बंदे के पास होगी। और स्पेशल ऑडिट पैनल ऑडिट कर रहा था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे, और जो पहले रिटर्न फाइल की हुई थी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अगर चेयरमैन ही एब्सेंट हो गया प्रोसीडिंग में, तो समझा जाएगा कार्रवाई खत्म है। चेयरमैन के अलावा कोई और बंदा एब्सेंट, यानी सीए नहीं आया तो खैर है, लेकिन अगर टैक्स का बंदा नहीं आया तो वो कार्रवाई बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। और सर, जो काम भी करना है, ऑपरेट सारा करना है, वो सारा किसने करना है? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू करना है। इस केस में ख़ास तौर पे जो एफबीआर के बंदे और जो कमिश्नर्स होते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है सीए से, यानी सीएज उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। ये सर चैप्टर नंबर 15 था। सर जी, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्या है, ज़रा इसको देखिए। आपने रिटर्न फाइल की, कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, बाद में असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कर दिया, ऑडिट किया, असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कर दिया, आपको वो बात आपने कहा मैं इससे एग्री नहीं हूँ, तो आपने गौर किया अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पर भी उसने पूछा था कि अपील करने का तरीका बताया था, उस नोटिस में ही बताता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी जब नोटिस देता है तो बताता है कि इस ऑर्डर के खिलाफ कब, कहाँ और कैसे अपील की जा सकती है। तो भाई ये तो हर जगह पर, जहाँ पर असेसमेंट अमेंड होती है और जहाँ पर बेस्ट जजमेंट आती है, वहाँ पर वो नोटिस में कह देता है कि इस ऑर्डर के खिलाफ कब, कहाँ और कैसे अपील की जा सकती है। मेनली जब डिसएग्रीमेंट होता है ना टैक्स पेयर और कलेक्टर में, तो वो तो भाई बैठ के दफ्तर में सिटिंग करके मसला हल हो जाता है। और अगर मसला ना हल हो सके तो अपील करेंगे। अपील किसको करेंगे? एक तरतीब है, सबसे पहले कमिश्नर अपील को, दूसरा एपेलेट ट्रिब्यूनल को, तीसरा हाई कोर्ट को, चौथा सुप्रीम कोर्ट को, पांचवा नहीं है असल में, ये ऑल्टरनेट रास्ता है, मुतबादिल रास्ता। कि आप एडीआर के पास चले जाए। कब करनी है अपील? अगर बेस्ट जजमेंट पे आप राजी नहीं है, अमेंडमेंट की असेसमेंट पे राजी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी थी टैक्स डिडक्ट करनी थी, आप करने की, आपने नहीं किया, तो टैक्स वालों ने कहा टैक्स तुम जमा कराओ, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव समझा जा रहा है, अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव समझा जा रहा है, तो इस केस में भी आप कहें भी मैं तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं एक फ्रेंच कंपनी में मुलाजिम हूँ, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मुझे क्यों नोटिस देते हैं आप? या फ्रेंच कंपनी को जब नोटिस देना होता है तो मेरा नाम क्यों लिखते हैं? मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। वो गलती जो रेक्टिफाई नहीं हो रही, रेक्टिफाई करने से इनकार कर दिया उसका, सर अपील जब भी की जाएगी याद रखना इसके नतीजे में टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब कैसी अजीब बात है, यानी मेरी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए, मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरी लायबिलिटी 1,20,000 कर दें, मैं क्यों करूँगा यार?
है ना अजीब बात? इसका जवाब सुनो। असल में मैंने टैक्स लायबिलिटी शो की 1 लाख रुपए, कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कहा कि इसकी लायबिलिटी है 1.5 लाख रुपए। इस बेस्ट जजमेंट के खिलाफ मैंने अपील की और मैंने कहा नहीं 1.5 नहीं है, असल में ये 1.20 है। अल्टीमेटली ओरिजिनल असेसमेंट से लायबिलिटी ज़्यादा ही बनेगी। जो एक बार आपने असेसमेंट ऑर्डर दे के पैसे जमा करा दिए ना, वो तो मिनिमम है। तो आप अपील जब भी करेंगे तो उसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ ही रही होगी। तो और यानी एनहेंसिंग द असेसमेंट या रिड्यूसिंग अ रिफंड, तो लायबिलिटी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से ज़्यादा ही जाएगी, वापस नीचे की तरफ नहीं जा सकती। अपील कैसे दायर करनी है? फॉर्म फिल करना है, अटेस्ट कराना है, वजह लिखनी है और फीस जमा करा देनी। कितनी फीस होगी? 5,000 रुपये। किसके लिए? कंपनी के लिए, या असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहे हैं तो फीस 5,000 होगी। अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर रहे और अपील करने वाला कंपनी नहीं है तो फी 25,000 होगी। कब तक अपील दायर करनी है? असेसमेंट जब डिमांड नोटिस दिया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जब डिमांड नोटिस दिया गया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। सर जी अगर पैसे मांगने हो तो डिमांड नोटिस देते हैं, उसके अलावा ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर या डिमांड नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर। दरख्वास्त दायर कैसे करनी है ये बता दिया, दरख्वास्त दायर कर दी। अब फैसला कैसे होगा? सर समाअत होगी, केस लगेगा, बुलाया जाएगा एप्लेंट और कमिश्नर को, उनको नोटिस दिया जाएगा कि समाअत है आ जाओ, वो आ जाएंगे, उनके सामने बात होगी। टैक्स याद रखना, आप अपील सिर्फ तभी दायर कर सकते हैं जब पहले जो लायबिलिटी थी टैक्स की उसको पे कर दिया। यानी जो लायबिलिटी अमेंडेड असेसमेंट में उसने कहा जी 1.5 लाख है, आपने कहा था 1 लाख है, अमेंडेड असेसमेंट में उसने कहा है 1.5 लाख है, आपने इसके खिलाफ अपील की और आप कह रहे हैं नहीं भाई 1,20,000 बनता है। सर ये अपील तो बाद में होगी, पहले आपको ये वाले पैसे जमा कराने पड़ेंगे। भाई पहले पैसे जमा कराएंगे तो फिर अपील करेंगे। हाँ अगर आप दरख्वास्त दे दें कमिश्नर को और उसे कहें भी मुझे तो अपना घर बेचना पड़ जाएगा, मेरे लिए अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी, मैं नहीं जमा करा सकता, अगर इस तरह का सीन हो जाए तो फिर कमिश्नर अपील के पास पावर है कि वो क्या कर देगा? स्टे ऑर्डर दे देगा, रोक देगा। किसको? टैक्स रिकवरी वालों को। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। तो भाई टैक्स रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे देगा 30 दिनों के लिए। कमिश्नर अपील मीटिंग को एडजर्न भी कर सकते हैं। एडजर्न का क्या मतलब होता है? मुलतवी भी कर सकता है। कमिश्नर अपील ने अभी समाज शुरू नहीं हुई थी कि टैक्स पेयर आ गया और कहता है एक और वजह भी है, अगर इस अपील, ये जो अपील मैंने दायर किया, एक और वजह भी है मेरे पास अपील दायर करने की, तो वो कमिश्नर अपील कहेगा कि अभी ले आओ। कमिश्नर अपील सबसे पहला बंदा है ना जिसके पास आप अपील दायर करने के लिए गए हैं। आपने उसको कहा भी एक और ग्राउंड भी है अपील दायर करने की, अगर समाअत अभी शुरू नहीं हुई तो कमिश्नर अपील उसको इजाज़त दे देगा कि वो वाली वजह भी इस केस के अंदर ही शामिल ही कर दो ताकि एक ही बार केस का फैसला हो जाए। तो वो कहता है अगर न्यू ग्राउंड्स हैं और वो समाअत शुरू होने से पहले आप पेश कर देते हैं कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अपील को पता है कि ये इसने जान के नहीं किया, तो कमिश्नर अपील इजाज़त दे देगा। कमिश्नर अपील फैसला सुनाने से पहले जो कवायद चाहे वो भी मंगवा सकता है और कमिश्नर से इंक्वायरी भी कर सकता है, और कमिश्नर अपील कोई कवायद, कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसे बाद में दिए जाए। सर जाली डॉक्यूमेंट बन जाते हैं ना। कमिश्नर अपील कहता है नहीं, तुमने जो कमिश्नर को डॉक्यूमेंट जमा कराए थे मैं उनको वैलिड मानता हूँ। वो कहता है जो बाद में दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कमिश्नर अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस कोई जेन्युइन रीज़न हो। सर डिसीजन इन अपील, अपील का फैसला क्या होगा, फैसला किस तरह होगा बता दिया। फैसला क्या होगा? सर अफर्म
जो कमिश्नर ने बात की है उसी कोई ओके कर दे, मॉडिफाई तब्दील कर दे, एनल कैंसिल ही कर दे कि ये गलत है सारा, दोबारा से करो। ये तीनों फैसले हो सकते हैं। जो भी फैसला होगा अल्टीमेटली उससे टैक्स बढ़ेगा और रिफंड कम होगा। अगर एओपी के मुतालिक फैसला होना था और एओपी की इनकम बढ़ा दी गई है, तो सर अगर एओपी की इनकम बढ़ेगी तो उसकी मेंबर की इनकम पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। अगर एओपी के मुतालिक फैसला था और एओपी के असेसमेंट में तब्दीली की गई है तो उसके जवाब में उसके मेंबर्स की असेसमेंट में भी तब्दीली की जाएगी। सर कमिश्नर अपील कितने दिन तक का स्टे ऑर्डर दे सकता है? 30 दिन तक। क्या वो मजीद 30 दिन तक का स्टे ऑर्डर देगा? सर एक बार 30 दिन तक का स्टे ऑर्डर दे सकता है। अगर उसने मजीद 30 दिन तक का स्टे ऑर्डर दिया तो उसके अंदर उसको फैसला सुनाना पड़ेगा। आम तौर पे कमिश्नर अपील के पास फैसला सुनाने के लिए 120 दिन होते हैं, लेकिन अगर वो दूसरी बार भी स्टे ऑर्डर दे दे 30 दिन का तो उस 30 दिन के अंदर उससे फैसला सुनाना पड़ता है। और वो कहता है ये जब 120 दिन काउंट कर रहे होंगे तो इसमें जो समाअत मुलतवी की गई है एपलेट के कहने पे वो वाले दिन काउंट नहीं करेंगे। और अगर वो बंदा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ चला गया, एडीआर की तरफ चला गया, तो ये वाली बात भी, ये वाले दिन भी काउंट नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग 120 डेज। सर जी ये बेस थी। अगर ये आपको समझ आ गई, अब बात आगे आसान है, क्योंकि ये अब रिपीट होनी है सारी बातें। किस तरह दरख्वास्त दायर करनी है, कितने, मोटी मोटी बात, किस तरह दरख्वास्त दायर करनी है, कितने दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त दायर करनी है, स्टे ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला क्या सुनाया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा, और एओपी में ऑर्डर में अगर तब्दीली आ जाए तो फिर एओपी की असेसमेंट अमेंड हो जाए तो फिर क्या होगा, फैसला कितने दिनों के अंदर अंदर सुनाना है। ये 8 सवाल हैं, ये हर एरिया के आपको याद करने, गेम सीधी है, तो ये मुश्किल नहीं है। तरतीब से चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर होगा। सर एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है? असल में हुआ ये, टैक्स पेयर ने अपील दायर की कमिश्नर अपील को, कमिश्नर अपील ने फैसला किया तो टैक्स पेयर ने कहा ये तो कमिश्नर का ही बेटी भाई है तो दोनों एफबीआर गई ना, तो उसने उसकी साइड ही लेनी थी। ऐसा भी होता है, कमिश्नर के खिलाफ फैसला आ गया तो कमिश्नर ने कह दिया कि ये तो मुझसे पहले 3 साल से वैसे ही लड़ा हुआ है। पहली बार अपील हमेशा टैक्स पेयर करेगा, लेकिन उसके आगे की अपील टैक्स पेयर भी कर सकता है और कमिश्नर भी कर सकता है। अगर कमिश्नर को कमिश्नर अपील का फैसला पसंद नहीं आया तो वो ऊपर अपील कर देगा एपलेट ट्रिब्यूनल को। एपलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसा बंदा है, ऐसा इदारा है जो एफबीआर के अंडर नहीं आता। एपलेट ट्रिब्यूनल में 3 तरह के लोग हैं, चेयरपर्सन, जुडिशल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर। जुडिशल मेंबर कौन है? जो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, या हाई कोर्ट का एडवोकेट और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। अकाउंटेंट मेंबर कौन हो सकता है? चीफ कमिश्नर हो, या 3 साल के तजर्बे वाला कमिश्नर हो, या कमिश्नर अपील हो, या 10 साल के तजर्बे वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो अकाउंटेंट मेंबर होगा। सर चेयरपर्सन किसको सिलेक्ट किया जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। नॉर्मली ये जुडिशियल मेंबर में से होता है। सर एपलेट ट्रिब्यूनल की पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? चेयरपर्सन करेगा। सर जी जिस तरह हम कहते हैं आई कैप में क्लास हो रही है, तो आई कैप में क्लास हो रही होती है, आई कैप में लेक्चर हो रहा है, तो आई कैप में लेक्चर हो रहा होता है, या क्लास में लेक्चर हो रहा होता है, क्लास में लेक्चर हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह ही हम कहते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला कर रही है। एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर बेंचेस हैं, फिजिकली बेंच नहीं, उसको बेंच का नाम दिया गया है, वो जगह है, वहां पर फैसले होते हैं। सर समझ आ रही है? तो जिस तरह हम कहते हैं आई कैप में लेक्चर है, तो आई कैप से मुराद है कि उसकी क्लास में लेक्चर है। इस तरह एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला करी, तो एपलेट ट्रिब्यूनल किसके थ्रू फैसला करती है? बेंचेस होते हैं जहाँ पर फैसले होते हैं। बेंच में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, और आम तौर पे वो कहते हैं एक अकाउंटिंग और एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, यानी एक अकाउंटिंग और एक जुडिशियल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 2 अकाउंटिंग और एक जुडिशियल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 जुडिशियल और एक अकाउंटिंग मेंबर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक अकाउंटिंग और 3 जुडिशियल मेंबर हो। वो कहता है एक
बराबर होने चाहिए। एक का फर्क हो सकता है, एक का डिफरेंस हो सकता है, एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। बाज़ों का तो चेयरपर्सन सिंगल मेंबर बेंच ही बना देते हैं, ख़ास तौर पे तब जब केस छोटे हों, 1 मिलियन तक के हों। अगर मेंबर्स के दरमियान में इख्तलाफ आ गया है तो जो मेजॉरिटी कहेगी उसका फैसला माना जाएगा। सर एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है ये तो बता दिया। दरख्वास्त किसको देनी है? एपलेट ट्रिब्यूनल को। कब? वो जो फैसला किया ना कमिश्नर अपील ने, उसके फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर। किस तरह? फॉर्म फिल करेंगे, वेरीफाई अटेस्ट कराएंगे और रीज़न लिखेंगे और फीस जमा कराएंगे। फीस कितनी है? 5,000 रुपये कंपनी के केस में, बाकी केसेस में 2500। सर बंदा फिर आ गया, कहता मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है, स्टे ऑर्डर होगा? हाँ जी होगा। कितने दिन के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाएगा? टैक्स रिकवरी वालों को कितने दिन के लिए रोका जाएगा? 180 दिन के लिए। और इस 180 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना होगा एपलेट ट्रिब्यूनल में। ये जब 180 दिन काउंट कर रहे होंगे तो अगर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तो वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे वाइल कैलकुलेटिंग 180 डेज। सर फैसला किस तरह सुनाया जाएगा? एपलेट ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुनाने से पहले पार्टिकुलर सुनाएगी, कमिश्नर से मशवरा करेगी। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला सुनाने से किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी या किसी पार्टी के एंड पर कोई डिफ़ॉल्ट था तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बेस पर फैसला सुनाएगी। 180 दिन का स्टे ऑर्डर है, 180 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला क्या होगा? अफर्म, मॉडिफाई, यार यही पहले भी पढ़ाया है, या सेम कमिश्नर वाला, या तब्दीली, या कैंसिल। यहाँ पर भी वही है, बस गौर करना। अगर असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसने लफ्ज़ मॉडिफाई इस्तेमाल किया है, अगर अदर देन असेसमेंट है तो उसने लफ्ज़ वेरी इस्तेमाल किया। द ट्रिब्यूनल कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट और डिक्रीज रिफंड आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कोज इज प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर। ट्रिब्यूनल असेसमेंट, सर अल्टीमेटली इस फैसले से भी क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा, रिफंड कम ही होगा। अल्टीमेटली मैंने इसकी लॉजिक और रीज़न आपको बता दिए। सर डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला जो भी सुना रही है, अगर वो फैसला एओपी की, उस फैसले की वजह से एओपी की असेसमेंट में तब्दीली आई है तो एओपी की असेसमेंट तब्दील हो जाएगी, तो इसकी वजह से फिर मेंबर्स की असेसमेंट भी तब्दील हो जाएगी। तो वो यही बात कहता है कि अगर फैसला एओपी से मुतल्लिक था और एओपी की असेसमेंट अमेंड हो गई तो इसके नतीजे में मेंबर्स की असेसमेंट भी अमेंड हो जाएगी। एपलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला होगा वो टैक्स पेयर और कमिश्नर को सुना देगी। अगर वो फैसला फैक्ट्स, इफ द मैटर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो एपलेट ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी। अगर मैटर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो एपलेट ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी। इफ मैटर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बात आगे जाएगी। आगे किधर? हाई कोर्ट के पास जा सकती है। हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे सकते हैं? हाँ जी, अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से राजी नहीं तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। कब? एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिन के अंदर अंदर। क्या लिखेंगे? अपना फी जमा कराएंगे 100 रुपये की और बताएंगे भाईजान ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। हाई कोर्ट वाले सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे देंगे नहीं, पहले दिखाओ वाकई क्वेश्चन ऑफ लॉ है। चूँकि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ ना हो तो वहीं से फ़र्क, वो उसको इंदराज ही नहीं करते। हाई कोर्ट वाले उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फैक्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है और ये देखेंगे कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला सुनाया है। ये सारी बात देखने के बाद अब केस लग जाएगा। इस केस में कौन होगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, यानी ये देखने के बाद केस है, या केस में कौन होगा? 2 हाई कोर्ट के जज होंगे और ये फैसला सुनाएंगे और ये जजमेंट देंगे। ये वाली जजमेंट की कॉपी जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल को भी भेजी जाएगी आइंदा उनकी रहनुमाई के लिए। रेफरेंस, अच्छा जी, यहाँ पर भी क्या टैक्स रिकवरी से स्टे ऑर्डर का सीन है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी रिकवरी ऑफ टैक्स जो है उसको रोका जा सकता है और ये 6 माह के लिए टैक्स रिकवरी से स्टे ऑर्डर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है छोटी सी, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और अगर उस बंदे का रिफंड निकला, सर जी मैंने क्या कहा था
1,00,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी थी, टैक्स वालों ने कहा 1.5 लाख बनता है, मैंने कहा नहीं 120 बनता है। अब मैंने अपील दायर करनी थी तो मैंने क्या कर दिया, 1.5 लाख जमा कराया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं 1,20,000 ही बनता है, 30,000 रुपया क्या कर दो, रिफंड कर दो। अब क्या इस ये बंदा 1.5 लाख, अब हाई कोर्ट से 1.5 लाख रिफंड होगा? नहीं। हाई कोर्ट वाले कमिश्नर को कहेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तभी रिफंड करना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? कमिश्नर अप्लाई करेगा हाई कोर्ट को 30 दिन के अंदर अंदर कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है और रिफंड ना किया जाए, फिर ये वाला 30,000 रिफंड नहीं किया जाएगा। सर मैंने अब तक आपको एक स्केच बताया, 8 से 9 बातें हर एरिया में, उसको कवर करना है। किस तरह दरख्वास्त दायर करनी है, कितने दिन के अंदर अंदर करनी है, कैसे फैसला सुनाया जाएगा दरख्वास्त का, और कितने दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा, स्टे ऑर्डर का क्या बात होगी, एओपी के वजह से फैसला हुआ। तो यार आप गौर करें कि ये 8 बातें ही हैं, ये इसको इस तरतीब में ये 8 पॉइंट बनाकर उसको याद कर लेंगे तो ये 8 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। वगरना ये वो चैप्टर है जो बच्चे आखिरी 2 हफ्ता भी रहते हो तो कहते हैं भाई ये चैप्टर नहीं, अब हमसे तैयार होना, हम इसे छोड़ देते हैं। तो मैंने एक तरतीब से इसको ड्राफ्ट किया और लिखा और समझाया कि आप उस तरतीब से इसको करें। ये एक तरतीब चल रही है, कमिश्नर अपील, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट। ये बात समझ आ गई। अब ना एक बंदा जो है वो उसका केस बड़ा है और वो तंग आ गया। एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूँ जिससे आपको बात समझ आएगी और इंशाल्लाह हमारा लास्ट एरिया कवर होगा। वो 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हो गई, केस अदालत में चला गया, और जब केस अदालत में गया ना तो वो 2 भाई एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। इतने में उनके एक मामू बाहर से आ गए, और उन मामू ने, अब जाहिर बात है जो मामू हों और हों भी बाहर से आए हुए तो वो समझदार होते हैं, तो सारों ने कहा उन 2 भाइयों को कि आप फैसला जो है ना ये इन मामू से करवा लें, अगर ये मामू जो फैसला कर देंगे वो कबूल कर लेना। तो भाइयों ने कहा चलो ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। जैसे ही मामू को कहा गया कि आप ये फैसला कर दें, आप हमारे बड़े हैं, तो मामू ने कहा ऐसे नहीं, पहले तो जिस अदालत में तुम लोगों ने केस किया हुआ है वहाँ से केस वापस लो। जब केस वापस ले लो, पहला काम ये करो, और दूसरा मुझे लिख के दो कि जो भी मैं फैसला करूँगा उससे आप लोग कबूल करोगे तो मैं ये वाली बात करूँ। अगर आपने मामू आमादा हो गए, उन्होंने कहा मैं केस को सुनता हूँ और मसले को हल करता हूँ, 75 दिन हो गए हैं, अभी तक वो भाई आपस में सोच ही रहे हैं कि वहाँ से केस वापस लें या ना लें। तो मामू ने कहा नहीं भाईजान अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपने बहुत इंतज़ार करवाया। और एक केस ये है कि जी उन्होंने केस वापस लेके मामू को कहा आप फैसला कर दें। मामू ने 120 दिन तक कोशिश की, सोचा समझा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, तो वो वापस केस उसी अदालत में वैसे ही ले जाएंगे। और एक केस ये कि अगर मामू ने सोचा समझा और फैसला सुना दिया तो ये वाला फैसला फिर दोनों भाइयों के लिए बाइंडिंग होगा और उन्हें अमल करना होगा। सर जी एक स्केच छोटा सा बनाया है। इस गेम में क्या था, एक करैक्टर था मामू का जिसको अब हम कह देते हैं ADR। 2 भाई थे, एक भाई का नाम था कमिश्नर और एक का नाम था टैक्स पेयर। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई थी, ये केस रिजॉल्व नहीं हो रहा था। ये किधर थे, ये यहाँ कमिश्नर अपील के पास थे, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास थे, या हाई कोर्ट के पास थे। केस लमक रहा था, लटक रहा था। इन्होंने FBR को दरख्वास्त दी, FBR ने ये वाली कमेटी तश्कील दे दी। इस कमेटी के सामने, इस कमेटी ने तश्कील होने के 120 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना था। अगर फैसला सुना दिया तो ये इन दोनों पे बाइंडिंग होगा। अगर फैसला ना सुना सके
तो फिर ये कमिश्नर और अपील वापस कहाँ पे चले जाएंगे? ये कमिश्नर और टैक्स पेयर वापस उसी अथॉरिटी के पास, उसी हाई कोर्ट या उसी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे जहां से इधर शिफ्ट हुए थे। मेरी थीम समझ आ गई है? बस इसको जहन में रखें और आप ये बात पढ़नी शुरू करेंगे तो आपको क्लिक करेगी। सर ये एपलेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बड़ा फोरम है, लीगल फोरम है। लाइबिलिटी उस केसेस की जिस केसेस की लाइबिलिटी 100 मिलियन तक है, या आप अपना डिफ़ॉल्ट सरचार्ज माइनस कराना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिलीफ है, फिर आप एडीआर की तरफ आ सकते हैं। बड़े केसेस की बात हो रही है, छोटों की नहीं हो रही। हाँ, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो तो फिर आप एडीआर के पास नहीं आ सकते। सर ये जो एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसमें होगा कौन कौन? ये आप दरख्वास्त देंगे एफबीआर को, एफबीआर 45 दिन के अंदर कमेटी तश्कील दे देगी। इसमें कौन होगा? एक चीफ कमिश्नर होगा, दूसरा नॉमिनेटेड बाय द टैक्स पेयर फॉर अ पैनल होगा। पैनल से एक टैक्स पेयर नॉमिनेट किया होगा। पैनल कौन सा? एफबीआर का। उसमें कौन कौन होता है? उसमें सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमएस होते हैं, या वकील होते हैं 10 साल के तजर्बे वाले। तो भाई एक बंदा जो हम कमेटी तश्कील दी जा रही है उसमें एक तो चीफ कमिश्नर है, दूसरा पैनल में से टैक्स पेयर खुद अपनी मर्जी का बंदा सेलेक्ट करेगा, लेकिन वो वाला बंदा सेलेक्ट नहीं कर सकता जो पहले इसका मुलाजम हो या इसके लिए काम करता हो। सर तीसरे नंबर पे इस पैनल में बिजनेसमैन भी होते हैं रिप्यूटेड, इसमें से टैक्स पेयर अपनी मर्जी का बंदा सेलेक्ट कर लेगा। तीसरा एक चीफ कमिश्नर और एक जो टैक्स पेयर ने अपनी मर्जी का बंदा सेलेक्ट किया, ये दोनों मिलके फिर कुछ और लोग नॉमिनेट कर लेंगे कंसेंसस से। अगर इन दोनों का कंसेंसस नहीं हो सका, दोनों मिल नहीं सके, दोनों का इत्तफाक राय नहीं हो सकी, तो फिर एफबीआर जो है वो खुद नॉमिनेट कर देगा। ये केस अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है, अब केस इस कमेटी के पास आना है। कैसे आएगा? सर जी वहां से विड्रॉ करो, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल लोगे, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल वहां पर अपील, वहां से विड्रॉ करके फिर आप केस यहां पर दायर कराएंगे। और ये अगर 75 दिन के अंदर अंदर आपने ऑर्डर ऑफ विड्रॉ इनकी इस कमेटी की तश्कील देने के 75 दिन के अंदर अंदर आपको केस यहां पर लाना पड़ेगा। अगर 75 दिन गुजर गए, अभी तक आपने वहां से केस, पुरानी अथॉरिटी से केस विड्रॉ करके कमेटी के पास नहीं लाए, तो ये कमेटी खत्म हो जाएगी। सर जी फैसला इस कमेटी ने 120 दिन के अंदर अंदर करना है। सर जब इस 120 दिन के अंदर 120 दिन काउंट कर रहे होंगे, तो वो 75 दिन या वो टाइम जो फैसला पुरानी अथॉरिटी से विड्रॉ करके नए के पास लाए थे, वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे। जिस दिन इसके पास आया केस और ऑर्डर ऑफ विड्रॉल आया, उस दिन से 120 दिन शामिल होंगे। सर जी याद रखना, ये कमेटी जो फैसला करेगी ये मिसाली या प्रेसिडेंट नहीं होगा। सर प्रेसिडेंट का मतलब पता है? और लोग जिसको कॉपी कर सकेंगे, ये प्रेसिडेंट नहीं होगा। सर जी इससे पहले हमने हमेशा का रिकवरी से स्टे ऑर्डर, टैक्स रिकवरी का स्टे ऑर्डर, यहां पे वो कहते हैं कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जो बंदा इधर आएगा कमेटी के पास तो अंडरस्टूड है, जब तक कमेटी फैसला ना करे स्टे ऑर्डर होगा। सर अगर कमेटी 120 दिन, ये वाला कमेटी का फैसला बाइंडिंग होगा कमिश्नर और एग्रीव पर्सन के लिए, और अगर 120 दिन के अंदर अंदर आप फैसला नहीं सुना सके तो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी और आप वापस वहां पे आ जाएंगे जिथे थी, इसीलिए वापस वहीं पे ही आ जाएंगे एपलेट अथॉरिटी के पास जहां से आपने गेम शुरू की थी। और उसके बाद द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, बोर्ड भी कोर्ट को बता देगा कि ये ऑर्डर डिसॉल्व हो गया और आप खुद भी ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन जमा कराएंगे और वापस उसी अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। ये अथॉरिटी जिसके पास आप पहले गए थे, ये अब वापस आपके आने के 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुना देगी। अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ने फैसला सुना दिया और वो एग्री हो गया, तो याद रखिए इसके मुताबिक टैक्स जो फैसला सुनाएगी इसके मुताबिक पेमेंट कर दी तो ख़त्म।
फिर उस बंदे की कोई लायबिलिटी नहीं है। कमेटी ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक टैक्स पेयर ने पे कर दिया, बस बहस खत्म हो गई। और रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस, और पैसे कौन देगा? जिसका फैसला है। कितने देगा सर? ये बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन चीफ कमिश्नर तो पहले ही तनख्वाह ले रहा है, उसके कोई पैसे नहीं होंगे। सर ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा ज़्यादा इसमें से टेस्ट होना है और होता है। 10 से 12 नंबर तो कहीं नहीं गए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। Dear students, we have completed the 4th or 5th exam focused revision sessions of CAF 2 text practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. CAF 3, that is 4th session of Cost and Management Accounting, will be conducted today, and the timings are from 2 p.m. to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.